हम चर्चा कर रहे थे नाद की और उससे श्रुति की और फिर उसके बाद स्वर की। स्वरों की जब बात कर रहे हैं तो स्वरों से, जैसे आपसे कहा कि संगीत का कोई भी संगीत का पक्ष हो, कोई भी संगीत का एक रूप हो, चाहे वो भारतीय संगीत हो, चाहे विश्व के किसी भी कोने का संगीत हो, वो स्वरों पर ही आधारित है। और ये स्वर 7 ही हैं, 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर, इनसे मिलाकर 12 स्वर बने और इन्हीं 12 स्वरों में पूरे विश्व का संगीत है। हम चाहे वेस्टर्न म्यूज़िक सीखें, हम चाहे कर्नाटक संगीत सीखें, हम चाहे किसी जगह का कंट्री म्यूज़िक ले लें, हम चाहे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक ले लें, ये सभी इन्हीं स्वरों से बनकर, जो है इन्हीं स्वरों से गुथा हुआ, रचा हुआ जो है इनका स्वरूप है। इसीलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी संगीत के किसी एक शैली को हम गा रहे हैं और हम किसी और देश के कोई गीत वहाँ का सुनते हैं, या कोई भी लोकगीत सुने, या किसी प्रकार का संगीत वहाँ का सुनते हैं और हमें लगता है ये कुछ मिलता जुलता है, ये कुछ कॉमन है। इसीलिए हम एक शब्द लेते हैं फ्यूजन। आजकल बहुत चर्चा में है फ्यूजन। तो फ्यूजन करना तो तभी संभव होगा जबकि कुछ ना कुछ मिलता जुलता है। यदि हम बिल्कुल 2 विपरीत चीज़ों को ले लेंगे तो वहाँ फ्यूजन में वो मज़ा ही नहीं आएगा। फ्यूजन वही सक्सेसफुल होता है जो कुछ आसपास कुछ मिलता जुलता है, यानी कि पाश्चात्य संगीत का और भारतीय संगीत का यदि हम फ्यूजन की बात करते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ समानता होनी चाहिए। वो फ्यूजन जो है वो सफलतापूर्वक जो है किया गया एक प्रयोग माना जा सकता है। तो यानी कि इन्हीं 12 स्वरों में विश्व का संगीत जो है निहित है, इन्हीं पर आधारित है। ये जो स्वर हैं, ये तो 12 स्वर हमने वैसे कहा, लेकिन वास्तव में 7 ही स्वर हैं। सा से लेकर निषाद तक के सारे गामा पधनी, और उनके विकृत रूप को यदि छोड़ दिया जाए तो ये 7 स्वर होते हैं। इनके क्रम से यदि हम इनको गाएं या बजाएं तो इसको कहते हैं सप्तक। सप्तक यानी सप्त, 7, सप्तक 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहा जाता है। और आपने अक्सर कुछ शब्द सुने होंगे कि ये मध्य सप्तक में जो है ये राग बहुत अच्छा लगता है, या इस गीत को गाते हुए तार सप्तक का बहुत प्रयोग किया गया है, या हम कहें कि ये राग जब मंद्र सप्तक में गाया जाए तो बहुत अच्छा लगता है, या किसी फिल्म के गीत की रिकॉर्डिंग के समय हम देखते हैं कि कुछ वाद्य जो है उसको मंद्र सप्तक में ही बजाया, उसके किसी एक भाग को मंद्र सप्तक में बजाया जाए तो बड़ा अच्छा खिलता है, वो उस गीत में बड़ा सूट कर रहा है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये सप्तक में मंद्र क्या है, मध्य क्या है और तार क्या है, आइए इसके विषय में आपको बताते हैं। सप्तक 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहा जाता है। सप्तक 3 प्रकार के हैं, मंद्र, मध्य और तार सप्तक। मध्य सप्तक की मैं सबसे पहले बात करूंगी। मध्य सप्तक क्या है, यानी हम जब सहज रूप से कंफर्टेबली, हम जो हमारी नेचुरल जो हमारी आवाज़ है, जो ईश्वर ने हमको दी है, जो हमारी आवाज़ है, उससे जब हम सा से लेकर नी तक हम बिल्कुल क्रम से अनुसार उसकी सीक्वेंस के हिसाब से जब हम गाते हैं और हम बड़े कंफर्टेबली गाते हैं तो हम उस 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं, यानी कि मध्य सप्तक। जैसे सा रे गा मा पा दा नी, इसको गाते हुए, इन 7 स्वरों को गाते हुए मुझे किसी प्रकार से कोई जोर नहीं पड़ा। मैं स्वभावतः या साधारण रूप में बहुत आसानी से इसको गा रही, और मैंने सा के बाद रे बोला, रे के बाद ग बोला, ग के बाद म बोला, तो यानी मैंने उस क्रम को मैंने तोड़ा नहीं। मैंने सा के बाद ग पे नहीं गई, सा के बाद मैं पंचम पे नहीं गई, तो यानी वो जो उसका एक सीक्वेंस है, जो क्रम है, उसको वैसे ही रखते हुए मैंने गाया और बड़े सहज रूप से उसको गाया। तो मैं जब इसको गा रही हूँ तो ये मेरा मध्य सप्तक है। अब क्यों मध्य सप्तक है ये आपको आगे बताऊंगी। ये मेरा मध्य सप्तक है। अब जब मैं इसकी दुगना जो इसका रूप में मैं नीचे चली जाऊं, है ना, तो वो कैसे होगा।
सा नी धा पा मा गा रे सा। यानी मैंने इसकी दुगनी नीचाई में नीचे चली गई मेरी आवाज़। किसके? मध्य सप्तक के। तो मध्य सप्तक से दुगनी आवाज़ जब नीचे चली जाती है तो वो जो सप्तक आता है नहीं, वहाँ पे भी तो 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा दा नी। ये जो आवाज़ है जो नीचे जा रही है, जिसपे कहीं ना कहीं हमारे हृदय पे एक जोर लगता है ना, तो इसको कहते हैं मंद्र सप्तक, लोअर ऑक्टेव जिसे कहा जाए। अब ये जब लोअर ऑक्टेव या मंद्र सप्तक हम जब गा लिया हमने, इससे दुगनी ऊंची जो आवाज़ है तो वो क्या होगी? मध्य सप्तक, है ना। जो ये मध्य सप्तक है, इससे हम नीचे जा रहे हैं, इसी के ठीक दुगनी नीचे जा रहे हैं, तो उस आवाज़ को हम कहते हैं मंद्र सप्तक। और जो साधारण हमारी आवाज़ है उसको हम कहते हैं मध्य सप्तक। और वैसे देखा जाए तो मंद्र सप्तक का दुगना ऊंचा क्या हुआ? मध्य सप्तक। अब जब हमने मध्य सप्तक में कंफर्टेबली हम नी तक चले गए, उसके बाद जब हम ऊपर आगे 7 स्वरों को लेते हैं तो वो क्या होगा? तार सप्तक। यानी मध्य सप्तक से दुगनी ऊंचाई पर जो सप्तक होता है उसको तार सप्तक कहते हैं। वो क्या होगा? सा रे गा मा पा दा नी, ये मध्य सप्तक है। सा रे गा मा पा, आगे जिसकी आवाज़ जैसी जाती है। तो धैवत निषादी जो 7 सुर ऊपर जाते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? तार सप्तक। अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं मिडिल ऑक्टेव, लोअर ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव। तो वो ऑक्टेव शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये भी प्रश्न आता है। जब हम सप्तक कह रहे तो ऑक्टेव का मतलब तो 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑक्टेव इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो षड्ज को भी उस पर इंक्लूड कर देते हैं। 7 तो स्वर तो 7 ही हैं, लेकिन सा रे गा मा पा दा नी सा, ये जब सा को तार सप्तक के सा को भी इसमें ऐड कर देते तो इसको ऑक्टेव कह देते हैं, लेकिन है वो 7 ही स्वर। और ये मंद्र, मध्य और तार, ये 3 प्रकार के जो सप्तक हैं, इन पर ही पूरा जो है संगीत जो है, इसी पर इसका ताना बाना जो है वो गूंथा जाता है। तभी आवाज़ जब ऊपर नीचे जाती है तभी तो वेरिएशन नज़र आएगी। यदि मैं इसको सिर्फ ऐसे एक ही स्वर में गाऊं या एक ही सप्तक में गाऊं तो वो बात उतनी खूबसूरत नहीं लगेगी। जब हम किसी भी गीत को गाते हैं, जब हम किसी बंदिश को गाते हैं, जब हम कोई भी संगीत का कोई भी शैली उसको यदि गाते हैं तो आवाज़ थोड़ा मंद्र सप्तक में भी जाएगी, यानी लोअर भी जाएगी, आवाज़ मध्य में भी जाएगी, आवाज़ तार में भी जाएगी। तभी उसकी आवाज़ जो ट्रेवल कर रही है, ध्वनि आपकी ये जो साउंड ट्रेवल कर रही है, उसकी वेरिएशंस तभी आएंगी और तभी जो है वो भाव उत्पन्न होगा। वो भाव जो वो कहना चाहता है, राग या वो बंदिश जो बताना चाहती है, या वो गीत जो कहना चाह रहा है, वो तभी होगा। हम यदि किसी गीत को लेते हैं, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। अब देखिए आवाज़ नीचे भी जा रही, जब दीप जले आना आना, ऊपर नीचे आवाज़ ट्रेवल कर रही, तो आवाज़ में तभी तो वेरिएशन आएगी। नहीं तो जब दीप जले आना एक ही स्वर में गा रहे तो उसमें वेरिएशन तो है ही नहीं। नारा आवाज़ आगे गई, पीछे गई, नीचे गई, तो तभी वो एक वेरिएशन, एक नई वैरायटी सामने आती है और गीत जो है वो उसको स्कोप मिलता है आगे ट्रेवल करने का, पीछे ट्रेवल करने का, और उसके भाव की अभिव्यक्ति तभी होगी। कोई भी गीत है, यहाँ मैंने एक फिल्म के गीत का आपको उदाहरण दिया। यदि हम किसी बंदिश की बात करते हैं तो बंदिश में भी वही बात आती है। जैसे एक बंदिश राग एमन की है, अब देखिए, निर
ग म ग ग म ग प रे सा नि ध नि। तो नि ध नि लोअर ऑक्टेव का है, नि ध नि रे ग मिडिल ऑक्टेव का, रे ग म ग ग म ग प मध्य सप्तक प्रयोग हो रहा है, ग म ध नि म ध म नि नि ध प मध्य सप्तक, ग म ध नि ध सा तार सप्तक, नि रे ग रे तार सप्तक, गा रे नि मध्य सप्तक निषाद, नि ध नि ध प अगेन मध्य सप्तक, प म रे ग मध्य सप्तक, ग रे नि ध निषाद और धैवत मंद्र सप्तक, नि ध नि रे ग रे नि ध सा। तो राग में तभी तो वेरिएशन आएगी, तभी तो बात आएगी जब हम थोड़ा नीचे जा रहे हैं, थोड़ा बीच में जा रहे हैं, थोड़ा आगे जा रहे हैं। यदि हम किसी बात को कहते भी हैं तो उस बात में हमारी आवाज़ जो ऊपर नीचे जाती है उसी से तो हमारा भाव प्रकट होता है। नहीं तो हम यदि ये कहें कि आप क्या कर रहे हैं तो हम कि आप क्या कर रहे हैं, ये तो रॉबर्ट की तरह बोलना हुआ। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो अलग अलग वेरिएशन आवाज़ को बताने का, उससे उसका भाव अलग अलग हो जाता है। तो संगीत में ये, क्योंकि संगीत जो है वो भाव की बात है, संगीत से हम अपने भावों की उत्पत्ति करते हैं, अलग अलग भाव जो हैं अलग अलग रसों की उत्पत्ति करते हैं। इसीलिए आवाज़ का आगे पीछे ऊपर नीचे जाना बेहद बेहद ज़रूरी है। आइए राग एमन की एक बंदिश आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। देखिए इस बंदिश में कैसे तीनों सप्तकों का प्रयोग हुआ है, यानी मंद्र, मध्य और तार तीनों सप्तकों का, लोअर, मिडिल एंड हायर ऑक्टेव। गजानन लंबोदर गजानन लंबोदर परम सिद्धिदायक पायक साचे परम सिद्धिदायक पायक साचे विनायक विघ्न हरन सुख करन विनायक विघ्न हरन सुख करन राखो गुणियन जग जानन लंबोदर गजानन लंबोदर तानन सोरस वरितानन सोरस वरि मनाऊं गणपति रिझाऊं रसिकन मनाऊं गणपति रिझाऊं रसिकन सजाऊं राग जगाऊं भाग सजाऊं राग जगाऊं भाग अनंग रंग हुलसी गाऊं अनंग रंग हुलसी गाऊं गजानन लंबोदर गजानन। तो बंदिश में देखिए आगे पीछे आवाज जा रही, तीनों सप्तकों का प्रयोग है। गजानन लंबोदर गजानन गजानन लंबोदर गजानन लंबोदर गजानन लंबोदर। तो तभी हम वेरिएशन या वैरायटी दिखा सकते हैं बंदिश में, कोई भी बंदिश गा रहे। जबरी जले आना, अब इसी में 20 बंदिश। जब शाम ढले आना
ग म द नि नि द प म रे ग नि द नि रे ग म प रे सा। अब इसमें भी तो आवाज आगे पीछे जा रही है। आना जब शाम ढले आना। अब इसके अंतर देखिए। मैं पलकन डगर बुहारूंगी, हायर नोट चला गया। तेरी राह निहारूंगी, मैं पलकन डगर बुहारूंगी। मरनी दसा, तार सप्तक के स्वरों का प्रयोग हुआ है, यानी तार सप्तक का षड्ज है। तेरी राह निहारूंगी, मेरी प्रीत का काजल, फिर तार सप्तक। तुम अपने नैनों में मले, नीचे चला गया, मले आना, मंद्र सप्तक। जले आना जब शाम ढले आना। तो आप चाहे इसमें कोई फिल्मी गीत करें, आप चाहे इसमें कोई लोकगीत गा लें, आप चाहे तो इसमें कुछ और गा लें, कोई प्रार्थना गा लें, तो उसको ये आप मामवलोकय पंकजलोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन मामवलोकय। अब ये रामायण में दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो ये स्तुति जो है इसमें देखिए मैंने राग यमन ही किया है। मामवलोकय पंकजलोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन मामवलोकय 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 पंकजलोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन। अब देखिए कोई प्रार्थना हो, कोई स्तुति हो, कोई उपशास्त्रीय संगीत की बंदिश हो, कोई शास्त्रीय संगीत का राग हो, लोक संगीत हो, सभी में तो स्वरों का प्रयोग हो रहा है, सभी में इन तीनों सप्तकों का प्रयोग हो रहा है। तभी वो जो गीत है उसमें तभी हम अलग अलग वैरायटी हम उसमें हमारी आवाज़ जब ऊपर नीचे दाएं बाएं जाएगी तभी तो उसकी बात आएगी। हम एक ही सप्तक में एक दो सुरों को लेकर हम नहीं चल सकते, उस पर भी हमारे पास अलग बात आएगी ही नहीं। तो ये तो बात थी सप्तक की। जैसे मैंने आपसे कहा सप्तक जो है वो 7 सुरों का समूह है। अब सप्तक से आगे क्या बनता है? सप्तक के बाद बनता है आपके ठाट की बात आती है, यानी इन्हीं सप्तकों से थाट जो है वो बना है। थाट क्या चीज़ है? थाट का मतलब अक्सर आपने राग की जब बात में आपको रागों का विस्तार बताती हूँ तो उसमें आप देखते हैं कि हम कहते हैं कि ये भैरव थाट के अंतर्गत है, ये कल्याण थाट के अंतर्गत है, ये खमाज थाट के अंतर्गत। तो थाट क्या चीज़ है? थाट का अर्थ होता है कि एक सप्तक हम कहें 7 स्वरों का समूह है जिसमें कि क्रम से सा से लेकर निषाद तक क्रम से जो है स्वर आते हैं। और ये जो स्वर हैं इन स्वरों का जो स्वरूप है, यदि कोमल है, तीव्र है कि शुद्ध है, उसके आधार पर 10 वर्ग किए हैं पंडित भातखंडे जी ने। प्राचीन काल में जो थी वो राग रागनी पद्धति, यानी एक राग की राग अनेकों कई रागनियाँ होती थी, 6 राग 36 रागनी जैसे कहा जाए, उनके पुत्र वधुएं भी होती, यानी राग को एक परिवार की तरह ले लिया जाता था। अब ये परंपरा चलती रही, मध्यकाल तक भी यही परंपरा थी, लेकिन उसमें अलग अलग मत थे और इन मतों के अनुसार एक तरह से कहा जाए कि इन मतों को जिस मत को मानता था उसके हिसाब से ही वो राग जो है वर्गीकरण पद्धति लेता था। तो ये पंडित वेंकट मक्खी जो दक्षिण भारत के बहुत बड़े संगीत विद्वान हुए हैं, उन्होंने देखा कि इनमें से 72 जो हैं कैटेगरीज जो हैं वो संगीत के लिए उपयोगी हैं। तो इन्होंने इसको एक शॉर्ट किया, यानी कि ठाट जिसे मेल भी कहा जाता है, दूसरा नाम उसका पर्यायवाची, उसमें से उन्होंने 72 वर्ग जो है, यानी 72
कैटेगरीज उन्होंने लिया, जिसको उन्होंने 72 मेलों का नाम दिया। उनका जो ग्रंथ है चतुर्दंडी प्रकाशिका, उसमें इन 72 मेलों की चर्चा है। तो इन 72 मेलों में स्वरों का किस प्रकार से स्वरों, अलग अलग स्वरों का की स्थापना है, या हम कहें कि जब हम एक स्केल की बात करते हैं सप्तक की, सा रे गा मा प ध नी, अब इसमें कोमल, तीव्र, शुद्ध लगा के उन्होंने अलग अलग 72 कैटेगरीज जो है उन्होंने बताई। इन 72 कैटेगरीज में से, यानी 72 वर्गों में से 19 का ही उनके उसमें प्रयोग मिलता है, बाकी की तो उन्होंने चर्चा की है। तो इस साधारण संगीत मर्मज्ञ के लिए 72 भी याद करना थोड़ा मुश्किल है। ये वो समय था जब उत्तर भारत और दक्षिण भारत का संगीत अलग अलग नहीं था। कालांतर में कैसे अलग हुआ ये एक विषय है, अलग विषय है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल संक्षेप में बताती हूँ। आगे चलकर पंडित भातखंडे, जो कि बहुत ही बड़े एक महान व्यक्ति रहे हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, जिन्होंने कि जब ये अपने सांगीतिक यात्राओं में देखा कि अलग अलग वर्गीकरण बताते हैं लोग, एक ही चीज़ को लेके नहीं चल रहे, या कोई एक स्पेसिफिक एक रूल नहीं है, हर एक के लिए हर एक के हिसाब से उसके अलग अलग रूल्स हैं। तो उन्होंने एक दशविध राग ठाट वर्गीकरण पद्धति जो है वो उन्होंने रखा, दशविध। तो दशविध यानी कि 10 प्रकार की उन्होंने कैटेगरीज बताई जिसमें रागों का वर्गीकरण। तो दशविध राग वर्गीकरण या दशविध ठाट पद्धति जो है उसके अंतर्गत उन्होंने फिक्स कर दिए 10 उन्होंने ठाट बताए, 10 कैटेगरीज बताई, जिसमें अनेकों जो राग, जितने असंख्य राग हैं, सभी राग तो सभी को नहीं आते, लेकिन उन रागों को इसके अंदर फिट कर दिया। जैसे कि हम भारत के बहुत से प्रांतों की बात करते हैं, तो प्रांतों में राजस्थान को देखा जाए तो राजस्थान का एक एरिया है जहाँ पे कि राजस्थानी भाषा बोली जाती है, राजस्थानी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, वहाँ की जो संस्कृति है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि राजस्थान के किसी एक भाग की संस्कृति या भाषा में और दूसरी भाषा में कोई भी अंतर नहीं, उसमें थोड़ा बहुत बोलियों का अंतर होगा हर प्रांत में, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वो राजस्थान का नाम ले जो है, राजस्थान की संस्कृति को उन्होंने एक प्रांत के अंतर्गत दे दिया, वो है राजस्थान। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश, उसकी अपनी संस्कृति है, पंजाब उसकी अपनी संस्कृति है, तमिलनाडु अपनी संस्कृति है। तो ऐसे ही हमारे लिए इन प्रांतों के नाम याद करने बहुत आसान हैं, इनके बारे में जानना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन यदि हम किसी एक ही उस पर अटक जाएं तो हमारे लिए अनेकों छोटे छोटे जो गांव हैं, कस्बे हैं, शहर, उन सबकी संस्कृति को अलग अलग रूप से जानना मुश्किल है, याद करना मुश्किल है। ऐसे ही असंख्य अनेकों राग थे और इन रागों के बारे में जानना, इनके स्वरों की जो स्थिति है उसको याद रखना बेहद बेहद मुश्किल था। और रागिनी वर्गीकरण के अंतर्गत जो पुरानी परंपराएं थी, पुरानी प्रणाली जो चली आती, उसमें भी कई मत थे। तो एक स्पेसिफिक एक कहते हैं कि एक अनुशासन के अंतर्गत उस चीज़ को स्मरण रखना बहुत मुश्किल था। तो ऐसे में पंडित भातखंडे जी की जो दशविध राग वर्गीकरण पद्धति या 10 ठाटों में जो रागों का वर्गीकरण था वो बहुत ही सहायक हुई, क्योंकि 10 ठाटों की हम बात करें तो 10 उंगलियों में हम उनको याद कर सकते हैं। उन्होंने 10 मुख्य ठाट बताए जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के रागों का वर्गीकरण किया गया। ये जो 10 ठाट थे इनको याद करना भी बहुत आसान था, इनके स्वरों को भी याद करना आसान था। हाँ, इनके जो नाम थे वो कुछ ऐसे रागों से लिए गए जिनसे बिल्कुल उन ठाटों के स्वर हूबहू मिलते थे। जैसे कि बिलावल की बात करें, बिलावल ठाट में सारे स्वर शुद्ध हैं और बिलावल राग में भी सारे स्वर शुद्ध हैं, तो उन्होंने बिलावल राग के नाम पर ही बिलावल ठाट का नाम दे दिया। तो यानी कि जैसे बिलावल की बात करें तो सारे स्वर शुद्ध। अब ये जानकारी रखना और इसको याद करना संगीत मर्मज्ञों के लिए बहुत आसान था। इसी प्रकार से ठाट जो है 10 ठाट के अंतर्गत बहुत से राग जो हैं वो आ गए। हाँ, कुछ ऐसे थे जो कि जिनमें थोड़ी सी एक मुश्किलात थी कि वो इस ठाट में रहें या इस ठाट में रहें, तो वहाँ पर भी उन्होंने कुछ एक सुनिश्चित किया जो कि हम कहते हैं एक्सेप्शनल जिसे कहा जाए, तो उनको उन्होंने स्थापित किया। लेकिन आज के समय में इन 10 प्रकार की जो वर्गीकरण हुआ है ठाट के अंतर्गत, इससे बहुत सुगम कर दिया भारतीय शास्त्रीय संगीत के रागों को जानने के लिए।
आगे हम अपने अगले व्याख्यान में आपको भारतीय शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत थाट पद्धति और राग पद्धति के बारे में बताएंगे, ताकि आप धीरे धीरे संगीत शास्त्र के बारे में, संगीत विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें। इसी के साथ आज का व्याख्यान यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।